तो आज के आपके करंट अफेयर्स 11 अक्टूबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है इंडियन स्पेस एसोसिएशन बारे। ये आज ही सुबह 11 बजे लॉन्च हुई है। ठीक है, तो ये है कि इंडियन स्पेस एसोसिएशन, देखो हम कर क्या रहे हैं, धीरे धीरे अगर आपको वर्ल्ड स्केल पे बात करें, आपकी ना हर चीज की एक सेंचुरी मानी जाती है, हर चीज का एक पीरियड माना जाता है कि कब कौन सी चीज सबसे ज्यादा ग्रो करेगी आने वाले टाइम में, और वही कंट्रीज उसे लीड करती हैं। कोई भी कंट्री सुपर पावर कब बनेगी? सुपर पावर वो कंट्री तभी बन पाती है जब वो उस सेंचुरी के फील्ड में लीड करती है। तो इस सेंचुरी में आपकी जो चीज सबसे ज्यादा आगे बढ़ने वाली है ना, वो दो चीजें हैं, एक है साइबर और दूसरा है स्पेस। साइबर तो हम देख ही रहे हैं, जितना भी आईटी है ये सब कुछ है, ये साइबर में आ गया। स्पेस का जो फील्ड है ये बिल्कुल ही ब्रांड न्यू शुरू हुआ। पूरी दुनिया में आपकी प्राइवेट कंपनीज जैसे कि जो आपके एलॉन मस्क की स्टारलिंक, नहीं स्टारलिंक तो वो है, उनकी लॉन्चिंग कंपनी कौन सी है, क्या नाम था उसका? स्टारलिंक तो उनकी वो इंटरनेट कंपनी है। जैसे आपके उसका नाम स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स जो आपकी एलॉन मस्क की कंपनी है, ऐसे ही आपके जो अमेजोन के ओनर हैं जेफ बेजोस, उन्होंने भी अपनी स्पेस की कंपनी बनाई है। ठीक है, ब्लू ओरिजिन, ऐसे ही बहुत सारे आपके प्राइवेट कंपनीज अब धीरे धीरे इमर्ज होने लगी हैं। अब देखो, पहले सारा जो स्पेस का काम था ना, ये सरकार ही करती थी, एक तरह से पब्लिक सेक्टर ही कर रहा था, चाहे इंडिया हो चाहे अमेरिका भी हो। नासा जो है वो आपकी सरकार की कंपनी है, गवर्नमेंट की कंपनी है। तो गवर्नमेंट ही आपके, इससे पहले अमेरिका में ये सारे काम कर रही थी। अब वहां पे प्राइवेट सेक्टर, अचानक सडनली प्राइवेट सेक्टर क्यों इंटरेस्टेड हो रहा है? क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हमें स्पेस के बारे और चीजें पता चल रही हैं। जैसे जो आपकी अर्थ के बाहर जब हम जाते हैं, आपकी जो सोलर सिस्टम है, आपके सन के चारों ओर जब सारे जो प्लैनेट्स हैं, यहां पे एक बेल्ट पड़ती है ना, जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रॉयड बेल्ट है क्या? आपके स्पेस में फ्लोट करते हुए पत्थर है, बहुत बड़े बड़े पत्थर है। अब इन पत्थरों का सिग्निफिकेंस क्या है कि इन पत्थरों के ऊपर ना मेटल आपके भरे पड़े हैं, अलग अलग मेटल्स। जैसे कि हम अर्थ के ऊपर जो सोना है, जो गोल्ड है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, पर आपके कितने सारे एस्ट्रॉयड्स हैं जो पूरे सोने के बने हुए हैं। तो अगर तुम अपनी वहां तक माइनिंग के लिए चीजें ले जा पाओ और वहां से सारा सोना माइन करके अर्थ के ऊपर ला पाओ, तो सोने की सप्लाई अनलिमिटेड है। तो इसी कारण सडनली प्राइवेट सेक्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है, क्योंकि माइनिंग स्पेस में जाके दो चीजों का पोटेंशियल हमारा बहुत ज्यादा निकल के आएगा। एक तो हम स्पेस में जाके माइंस बना पाएंगे, और दूसरा हम अपनी सेटलमेंट्स कर पाएंगे। इसमें ज्यादा बड़ा पोटेंशियल माइंस का जो हम सोच रहे हैं। आपके ना एक मेटल्स की कैटेगरी होती है जो कुछ साल पहले यूपीएससी में पूछी भी गई थी, क्या क्वेश्चन था मैं वो भी बताऊंगा, पर ये कभी दोबारा पूछा जा सकता है, ये बहुत ही जरूरी है। एक चीज होती है, इन्हें कहते हैं रेयर अर्थ मेटल्स। आपको पेपर में हमेशा पूछा जा सकता है कि रेयर अर्थ मेटल्स क्या होते हैं। देखो, जो रेयर अर्थ, नाम से क्लियर है, अर्थ के ऊपर ये रेयर है, पर इनकी आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इसमें केडियम, थीरियम, ऐसे बहुत सारे मेटल्स हैं जिनके आम दिनों में नाम नहीं सुने होंगे। ये जो मेटल्स हैं, इसी से आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, ये सारे चिपसेट में ये लगते लगते हैं। आपके जितने इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे हैं, उसका मेन कारण यही है क्योंकि इनकी सप्लाई कम है, और इन्हें अर्थ से निकालना, उससे सामान बनाना और फिर कहीं ना कहीं लगाना, ये सारा का सारा अपने आप में एक बहुत ही बड़ा टास्क है। क्यों?
और जस्ट बिकॉज ये रेयर है इसी कारण ये इतने महंगे हैं। यानी कि किसी को 1 टन कोई एक रेयर अर्थ मेटल मिल जाए ना, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का होगा। तो ये इतनी महंगी चीजें हैं। तो कुछ साल पहले, एक्चुअली कल भी क्वेश्चन आया, कल भी रेयर अर्थ मेटल्स का क्वेश्चन था। पहले कुछ और लिंक्ड क्वेश्चन था कुछ साल पहले वाले से, किस तरीके से लिंक होता है। मैं करंट अफेयर पढ़ाते हुए क्योंकि हम बताते हैं, तो इस कारण मैं आपको पूरी समरी में जोड़ के बता दूं। देखो कुछ साल पहले क्या क्वेश्चन आया था, दुनिया की एक ना करंट अफेयर बना था, उसी से वो क्वेश्चन बना था। दुनिया के ना रेयर अर्थ मेटल्स की जो सप्लाई है ना, वो एक स्पेसिफिक कंट्री कंट्रोल करती है, वो है चाइना। दुनिया के 60% जो प्रोडक्शन है रेयर अर्थ मेटल्स की, वो चाइना में है। 60 क्या, 80% प्रोडक्शन चाइना में है। तो किसी भी देश के साथ उसके रिश्ते जब खराब होते हैं ना, चाइना के पास एक वेपन बन चुका है कि अगलों की, जैसे अगर चाइना चाहे कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट बर्बाद कर देनी है, तो चाइना क्या करेगा, रेयर अर्थ मेटल की सप्लाई इंडिया को भेजना कम कर देगा। हमारे यहाँ पे प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो अपने आप हमारे अपनी खुद की प्रोडक्शन गिर जाएगी। तो चाइना इस तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स कमाता है। तो ये कुछ साल पहले यही स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन बन के आए थे। जैसे ये स्टेटमेंट बन के आया था कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है, मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्ड करता है रेयर अर्थ मेटल की। ये सही स्टेटमेंट थी। ऐसे ही आपके क्वेश्चन, रेयर अर्थ मेटल इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, ये सही स्टेटमेंट्स थी। कल के पेपर में इसका ना एक ऑल्टरनेटिव और इंडिया के रिगार्डिंग एक चीज है, उसका करंट अफेयर था पिछले साल, मतलब करंट अफेयर में से क्वेश्चन आया जो हम मैगजीन्स में पढ़ते हैं। वही करंट अफेयर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, पर उसका कहाँ सिग्निफिकेंस है मैं आपको सिग्निफिकेंस बताना चाहता हूँ। देखो इंडिया के जो इंडियन ओशन है, जो आसपास समुंदर है, इंडिया ने ना यहाँ पे ज्योग्राफिकल रिसर्च की और हमें समुंदर के अंदर रेयर अर्थ मेटल के ना बहुत बड़े नोड्यूल्स मिल गए, यानी कि बहुत ही डीप जाके वहां पे ये दबा पड़ा है समुंदर के अंदर। दुनिया का फिर ये इस हिस्से का ना हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है कि इंडिया वहां से रेयर अर्थ मेटल निकाल सकता है। ये इंटरनेशनल वाटर में पड़ता है, कुछ पानी के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल होता है, ठीक है। पहले 200 नॉटिकल माइल तक तुम कुछ भी कर सकते हो, पर ये उससे बाहर पड़ता है। पर हमने ढूंढ लिया। तो आपकी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी करके एक बॉडी है, ये हम आईआर के टाइम ये सारी बॉडीज पढ़ेंगे। सी बेड अथॉरिटी, शॉर्ट में आईएसए। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो है, ये अलॉट करती है किसी को भी इंटरनेशनल वाटर में अगर माइनिंग करनी है, उन्हें इनसे क्या कहते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। इन्होंने हमें अलॉट कर दिया कि हम यहां से रेयर अर्थ मेटल निकाल पाए। ये इंडिया के लिए बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी होगी कि हम यहां से ये चीज निकाल पाए। तो इस कारण ये चीज। अब कमिंग बैक टू द करंट अफेयर्स, ये जो सारा पोटेंशियल है ना, ये स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा है। अगर आज हम अपनी प्राइवेट कंपनीज, आज सारी दुनिया की प्राइवेट कंपनीज अभी अभी इस फील्ड में एंटर कर रही है। अगर इंडिया सही टाइम पे अपने प्राइवेट सेक्टर को भी इंकरेज करेगा कि तुम भी कंपनी शुरू करो, हमारे स्पेस के लिए इसरो तो लगी हुई है, ठीक है। इसरो के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इसरो की कामयाबियां बहुत हैं, पर इसरो की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? फंडिंग की प्रॉब्लम। सरकार से जुड़ी हुई है, सरकार जितना पैसा देगी ये उतना ही काम कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर इस लिमिटेशन में नहीं रहता। देखो प्राइवेट सेक्टर को कहीं से इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, कुछ और भी मिल जाएगा, वो अपने शेयर्स भी बेचते रहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेडिंग भी करते रहेंगे, ठीक है। तो इसके थ्रू आपके सारा का सारा जो प्राइवेट सेक्टर है ना, वो ज्यादा बेटर काम कर सकता है। और हमारे इसरो का दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसरो को दूसरा अपना फोकस हर टाइम ना नेशनल इश्यूज पे बना के रखना पड़ता है। हमें सैटेलाइट लॉन्च करनी है, उसका भी खर्चा है, अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए भी लॉन्च करनी है, वेदर पढ़ने के लिए भी करनी है, सब कुछ के लिए करनी है। प्राइवेट सेक्टर ये सारे बर्डन से फ्री होगा। प्राइवेट सेक्टर का प्योरली फोकस इस चीज पे होगा ना कि कैसे हम दूसरे प्लैनेट्स पे जा पाए, ठीक है, या किसी एस्ट्रॉइड पे जाके माइनिंग कर सकें, ये सबके ऊपर फोकस होगा। तो वो हमारे लिए फ्यूचर में जाके प्रॉफिट्स
अल्टीमेटली इंडिया की कोई प्राइवेट कंपनी ग्रो करती है, उसमें इंडिया की भी तो ग्रोथ है। अगर आज अमेरिका का नाम है, अमेरिका अमीर है, उसका कारण यही तो है कि माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इस अमेजॉन, ये सारी की सारी उनकी कंपनी है। ये सारी दुनिया से पैसा कमा रही है और उन्हें दे रही है, सरकार को टैक्स पे करती है अमेरिका की, ठीक है। तो वही चीज यहां पे भी होगी। फेसबुक लगा लो, मतलब ये तो ऐसी चीजें है ना, तुम रोज फेसबुक चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, गूगल चला रहे हो, मतलब यूट्यूब चला रहे हो, ये सारी चीजों से तुम इंटरेक्ट कर रहे हो। तो ये अल्टीमेटली पैसा तो अमेरिका की सरकार को टैक्स के तौर पे जा ही रहा है। तो इस कारण अब सरकार हमारी भी सोच रही है किस तरीके से प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जाए इस चीज की तरफ। इसीलिए एक पूरी इंडिया के अंदर एसोसिएशन भी बनाई जा रही है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन जिसका नाम होगा। इस एसोसिएशन में आपकी स्पेस और सैटेलाइट कंपनीज दोनों को जोड़ा जा रहा है, ताकि, और इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर इन्वॉल्व होंगे, ताकि आपका धीरे धीरे इंडिया सेल्फ रिलायंट हो सके अपनी पूरी टेक्नोलॉजी में, स्पेस एरिना के। हमें कोई चीज बाहर से खरीदनी ना पड़े, सब कुछ इंडिया में बने। और स्पेस सेक्टर में हम दुनिया के वन ऑफ द लीडर ऑलरेडी हैं, पर हमसे भी ज्यादा ऊपर कंट्रीज हैं, हम उनमें भी टॉप पर रैंक करने लगे। जैसे अगर ओवरऑल प्रोग्रेस की बात करोगे, चाइना और दुनिया में यूएसए, हमारे कंपटीशन क्या है? यूएसए, चाइना, पूरे यूरोप की एक सिंगल एजेंसी है, उसे ईएसए कहते हैं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ठीक है। और आपका जापान और रशिया, ठीक है। ये आपके सारे हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं, और इसी में हम इंडिया आ जाता है। इसमें अगर बात करो, सबसे बड़े जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो ये तीन है, ये चार प्लेयर्स दुनिया के सबसे बड़े दावेदार बने हुए हैं स्पेस के। क्योंकि अगर तुम स्पेस में सबसे पहले जा पाओगे, ये भी बात है, जो पर्सन जिस जगह पे सबसे पहले जा पाता है वहां पे सबसे ज्यादा लूट वही बचा पाएगा ना। तो इंडिया अगर सबसे पहले पहुंच जाता है, सारी रिसोर्सेज हमारी है, ठीक है। जब तक हम अफ्रीका, ये सारे देश आएंगे, हम वहां पे पहले ही अपना कब्जा जमा के बैठे होंगे। एक तो हमारी टेरिटरीज बढ़ेंगी, दूसरा हमारे रिसोर्सेज। इंडिया में जैसे हमें इस टाइम सारा तेल बाहर के देशों से खरीदना पड़ता है, एस्ट्रॉइड्स के ऊपर तेल भी भरा पड़ा है, तो मैं जितना मर्जी तेल वहां से निकाल के इंडिया ले आऊं, सारा मेरा है। सोना जितना मर्जी ले आऊं, सारा मेरा है। रेयर अर्थ मेटल्स जितने मर्जी ले आऊं, सारे मेरे। तो इंडिया अपने आप एक रिच कंट्री बनने के लिए तुम्हें पहले रिसोर्स प्लस होना चाहिए। और रिसोर्स प्लस होने के लिए इस टाइम जो सबसे बड़ा फील्ड है वो स्पेस है, ठीक है। उसके लिए ये एसोसिएशन बनाई जा रही है। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर है आपका बायो डीकंपोजर के बारे में। देखो, आपकी हर साल आप दिवाली के टाइम ये न्यूज सुनते ही हो कि दिल्ली के हवा का हाल बहुत खराब हो चुका है, ये सब कुछ। ये जो आप पूरी दिल्ली की हवा और ये सब कुछ के बारे में सुन रहे होते हो, उसका अल्टीमेटली कारण क्या है? पॉल्यूशन तो देखो इंडिया में सारा साल ही रहता है, पर जो दिल्ली है आपकी, दिल्ली के ना दोनों साइड पे जो इलाके हैं, एक साइड पे पंजाब हरियाणा पड़ के, और दूसरी साइड पे वेस्टर्न यूपी पड़ गया। यहां पे आपकी राइस इस टाइम आपकी हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी बस अब, ठीक है। और राइस की क्रॉप मार्केट में आएगी, पर इसके बाद आपके पीछे एग्रीकल्चरल फील्ड पे उसका पीछे रिमेन रह जाता है ना, उसके पीछे घास का थोड़ा बहुत, नीचे के रूट्स रह जाते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर का हिस्सा रह जाता है। वो जो स्ट्रॉ, उसे स्ट्रॉ कहते हैं, जो पीछे इतना प्लांट ऊपर से तुमने काट लिया है, नीचे का जो हिस्सा रह गया, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉ। ये जो स्ट्रॉ पीछे रह गए, अब किसानों के पास ही इस सीजन में सबसे बड़ा इश्यू क्या है, इस सीजन के ना हमारे बीच में ग्रोइंग का पीरियड बहुत छोटा है। हमें जो अगली क्रॉप उगानी है, जो वीट उगानी है, जो हमारा साइकिल है, खरीफ और रबी, ये सारा जो साइकिल चलता है, इसके अंदर अब खरीफ उगाने का टाइम आ रहा है। इस इन दोनों पीरियड्स के ना बीच में बहुत कम दिन का टाइम होता है। तो किसानों के पास एक बहुत ही मुश्किल फैसला है यहाँ पे, या तो खेत साफ कर दें आग लगा के, पर आग लगाई तो खुद की लंग्स भी डैमेज हो रही हैं,
और आसपास भी पूरे एरिया में धुआं फैल जाता है। सबसे ज्यादा नुकसान एक्चुअली किसानों को ही होता है, क्योंकि सबसे पास तो उस धुएं के वही रह रहे हैं ना जहां से तो धुआं उठ रहा है। बाकी तो तब भी शहरों में तो दूर है, वो तो बिल्कुल ही उस काले धुएं में रह रहे हैं। एक तो उनकी अपनी सेहत को नुकसान है, दूसरा ओवरऑल हमारे इंडिया की सारी पॉपुलेशन का भी इसलिए नुकसान हो जाता है, ठीक है, क्योंकि दिखना कम हो जाता है। या तो ये है कि हम इस स्ट्रॉ को जला दें, बर्निंग कर दें, या हम कोई ऑल्टरनेटिव उन्हें दें जिससे वो उसे जलाए ना। अब इससे पहले सरकार ने क्या ऑल्टरनेटिव्स निकाले थे, जैसे मशीन्स हैं वो इसे पलटा के सॉइल के अंदर ही डाल देंगी। देखो है तो अल्टीमेटली ऑर्गेनिक चीज ही ना, तो अगर ये सॉइल के अंदर मिक्स होती है, सॉइल के अंदर खुद ही लॉन्ग टर्म में डिग्रेड भी हो जाएगी और सॉइल का हिस्सा बन जाएगी। पर यहां पे सरकार किसानों कह रही थी आप मशीनें खरीदो, आप लगाओ। तो किसान अपने ऊपर बर्डन क्यों लेगा इस चीज का? किसान तो पहले इंडिया का इतना गरीब हुआ पड़ा है, वॉर बर्डन क्यों लेगा इतने फाइनेंशियली? उन्हें आसान तरीका, सस्ता तरीका दिखता है। दूसरी साइड पे अब इसी का ऑल्टरनेटिव एक और निकाला गया है, उसे कह रहे हैं बायो डिकम्पोजर। ये क्या होगा, अब जो ये स्ट्रॉज रह गए आपके खेतों में, इसके ऊपर ना एक तरह से जो स्प्रे करते हैं ना, जैसे ये स्प्रे होगा, ठीक है, ये एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन का मतलब लिक्विड है, इसे स्प्रे किया जाएगा। स्प्रे से क्या होगा, ये जो आपके स्ट्रॉज है ना, ये ऊपर ऊपर ही बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे, ये सॉइल का हिस्सा बन जाएंगे। तो तुम्हें ना कोई मशीन लगाने की जरूरत है जिससे सब कुछ पलटाओगे, क्योंकि मशीन चलाओगे, ट्रैक्टर चलाओगे, आजकल डीजल का प्राइस भी तो कहां छू रहा है, किसानों के लिए वो भी बर्डन है, मशीन खरीदना भी बर्डन था। ये तो खुद भी किया जा सकता है पैदल चलते हुए, तो ये इस तरीके से कंपैरेटिवली सस्ता पड़ेगा। दूसरा, इसे भी सरकार अब खुद अपनी तरफ से फ्री में सरकार किसानों में बांटने का सोच रही है, क्योंकि अगर फ्री बांट देगी सारे किसान ले लेंगे। वो भी एक्चुअली जलाना तो कोई भी नहीं चाहता ना, अपनी सेहत को कौन डैमेज करना चाहता है। तो अगर फ्री दे देगी सरकार, अपने ऊपर बर्डन ले जाएगी इसकी प्राइस का भी, तो आपके सारे के सारे किसान इसे अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। ये आपके सरकार के अपने जो पूसा इंस्टीट्यूट है, जो सरकार का अपना खुद की बॉडी है, उसी ने बनाया है, और ये इस तरीके से स्ट्रॉ को खत्म करने में मदद करेगा। अच्छा, अगर कभी खेत जलते हुए देखे हैं, खेतों से धुआं किस रंग का आ रहा होता है? बिल्कुल ही काला सा ब्लैक कलर का धुआं आ रहा होता है। उसका कारण है, उसका कारण है स्ट्रॉ के अंदर एक एलिमेंट जो प्रेजेंट होता है। कौन सा? सिलिकॉन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। जब सिलिकॉन जलता है तो वो काला धुआं छोड़ता है, तो इसी कारण इतना पोल्यूशन होता है। क्लियर है? तो ये इसका पूरा इश्यू है। थर्ड, आपके नेशनल फूड्स, RIT, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर दो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब सबसे पहले एक्ट क्या है और क्या कहता है वो। तुम्हारे मुताबिक अगर परसेंटेज की बात की जाए, इंडिया में कितने परसेंट गरीब होंगे जो खाना भी नहीं खा पा रहे? इंडिया की गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो पास किया, इंडिया के अंदर जितने भी गरीब हैं उन्हें खाना देने के लिए, उन्हें राशन देने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि सरकार बहुत ही हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे लोगों को खाना डिलीवर कर पाए। इसके अंदर इंडिया की अर्बन और रूरल दोनों तरीके की पॉपुलेशन कवर्ड है, और अराउंड इंडिया की 60% पॉपुलेशन को इसके अंदर खाना दिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ा और भारी एक्ट है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 2/3, एक्चुअली उससे भी ज्यादा, ठीक है, 66% के करीब। हाँ, जो राशन कार्ड होते हैं वो इसी के अंदर ही होते हैं। बेसिकली जो डिपू कह देते हैं, या जो राशन की दुकानें हैं, उन्हें आपकी सरकार उन्हें PDS कहती है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम।
जो पीडीएस, जो राशन की दुकानें हैं आपकी, वो पीडीएस सिस्टम है। तो वहां पे आपके लोगों को सस्ते में खाना देना, कितना सस्ता, जैसे राइस 3 रुपए पर केजी के हिसाब से, वीट 2 रुपए पर केजी के हिसाब से, और आपके जो कोर्स ग्रेन्स हैं, जो दालें हैं और वो सब कुछ हैं, वो आपके 1 रुपए पर केजी के हिसाब से। इस हिसाब से देखो किसी को 1 किलो चावल तुम लिटरली 3 रुपए में दे रहे हो, तो अगले खाना तो खा पाएंगे ना। आज उनके पास ऑप्शन ही नहीं है खाना खाने का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि गरीब वो इंसान नहीं है जो दिन का 32 रुपए कमा सकता है। मतलब पर तुम अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से जानते हो कि 32 रुपए में क्या ही होता है, पर गवर्नमेंट कहती है 32 रुपए, यानी कि एक तरह से इसमें मैक्सिमम लोग वो कवर हो रहे हैं जो दिन का 32 रुपए कमा पा रहे हैं, पूरे दिन के 32 रुपए। इंडिया की 66% पॉपुलेशन सिर्फ इतना कमा पाती है, ठीक है। तो इसी कारण अब इनकी फाइनेंशियल हालत को देखते हुए सरकार ने 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए ये रेट इसलिए रखा है ताकि एक्चुअली वो अफोर्ड कर पाए उसे। फ्री में क्यों नहीं बांट दिया? देखो अगर फ्री में दे दे सरकार, पता क्या, कोई भी चीज फ्री में होगी ना, लोगों को कदर नहीं होती उसकी। कोई भी तुम वैल्यू पे करते हो ना, जब भी तुम्हें उस चीज की अपने आप कदर हो, चाहे 3 रुपए है, पर ऐसा नहीं होगा वो चावल वेस्ट कर देंगे कभी, ठीक है। नहीं तो चावल फ्री दे हुए लोग वेस्ट भी कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे कर देंगे, ऑब्वियसली उन्होंने खाना भी है, पर वेस्टेज मिनिमम करनी है तो कुछ छोटी सी कीमत जोड़ दो उसके साथ। इसलिए सरकार हमेशा किसी ना किसी चीज के साथ ये चीजें रखती है, ठीक है। 3 रुपए, 2 रुपए, अब सरकार ने मेजोरिटी खर्चा तो उठा ही दिया था, 3 रुपए और भी देती सरकार का एक्चुअली कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। जो 40 रुपए की चीज आनी थी वो अगर मैं 2 रुपए की दे रहा हूँ तो मेजोरिटी तो मैंने उठा ही लिया, 2 रुपए और दे देता तो क्या होता। पर बात ये है कि लोगों के साथ ये चीज जोड़ना कि वो उसकी वैल्यू डालें, इसलिए इसका प्राइस रखा जाता है। इसके साथ साथ हमारी देखो गवर्नमेंट की ओवरऑल कोशिश क्या है, हमारे इंडिया की पॉपुलेशन तभी इंडिया को पैसे कमा के देगी जब वो हेल्थी होगी। हेल्थी पॉपुलेशन के लिए जरूरी है अच्छा खाना और अच्छा हेल्थ केयर। हेल्थ केयर की भी तभी ज्यादा जरूरत पड़ती है जब हमारी वैसे हमारा फूड न्यूट्रिशियस नहीं रहता, हमारी लाइफस्टाइल में कुछ गड़बड़ है। तो इसी कारण सरकार ने मिड डे मील स्कीम, ठीक है, ये सब कुछ भी इंट्रोड्यूस किया। इस एक्ट के अंडर ही आती है मिड डे मील स्कीम भी, जिसमें पता ही है बच्चों को खाना दिया जाता है स्कूल में। एक तो देखो उससे स्कूल का फायदा क्या होता है, एक तो स्कूल में बच्चे ज्यादा जाने लग जाएंगे, स्कूल का एनरोलमेंट रेट ऊपर चला जाता है, अटेंडेंस ऊपर चली जाती है, और उन बच्चों को वो जो खाना देना होता है ना, उसमें डिफाइंड होता है कि तुम्हें कितना प्रोटीन देना है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स, कितने फैट्स, तो एक बैलेंस्ड मील मिले। हमारे जो इंडिया में कुपोषण की प्रॉब्लम है, जो मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, वो खत्म हो सके। नहीं तो हमारे पॉपुलेशन में ना 2 प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं, जो कभी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपकी पॉपुलेशन मॉल न्यूट्रिशन के कारण एक होती है स्टंटेड हो सकती है आपके बच्चों में, और वेस्टिंग हो सकती है। आपको कभी पूछा जा सकता है स्टंटेड का क्या मतलब होता है या वेस्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों के कंटेक्स्ट में, मॉल न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में। स्टंटेड वो बच्चा होता है कौन सा, जो हाइट टू एज का कंसेप्ट है। हर एज में हम बच्चों की जब ग्रोथ हो रही होती है ना, तब हम हर एज में मॉनिटर करते हैं ना कि कम से कम इतनी हाइट का होना चाहिए। अगर उसकी मिनिमम हाइट भी नहीं पहुंच रही उसकी उम्र के मुताबिक, लेट्स सपोज 5 साल का बच्चा था, पर 5 साल के बच्चे एक्स्ट्रा लंबे हो जाए कोई बात नहीं, पर एक मिनिमम हाइट से अगर वो नीचे रह रहे हैं तो कहीं ना कहीं शायद बॉडी ग्रो नहीं कर पा रही, और उसके ना ग्रो करने का कारण है जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी रहेगी। यहां पे हम हाइट टू एज देखते हैं कि कितनी उम्र में कितनी हाइट अचीव की। अगर बच्चा अपनी उम्र की मिनिमम हाइट से छोटा रह जाए, उस बच्चे को कहते हैं कि वो बच्चा
स्टंटेड हो गया है। ये 0 to 5 ईयर्स ही देखे जाते हैं, 5 साल तक ही देखा जाता है। ठीक है, बर्थ के टाइम भी बच्चे का वेट भी मेजर किया जाता है, उसकी हाइट भी मेजर की जाती होती है ना, वो इसीलिए की जाती होती है। अगर क्या कहते हैं बच्चा बर्थ के टाइम पे ही ज्यादा छोटा हो हाइट में, उसे तभी बोल दिया जाता है कि अब इसे खतरा है कि ये स्टंटेड हो जाएगा। तो वहां से ही उसका प्रोग्रेस शुरू हो जाएगा। जैसे एक एवरेज बेबी का वेट कितना होना चाहिए, जो हेल्दी वेट होता है 2.4 kg के आसपास, 2.5 2.4 kg के आसपास वेट होता है। इंडिया में रोज कम से कम 1 लाख बच्चे पैदा होते हैं जो 600 ग्राम के भी हैं। ठीक है, 600 ग्राम, फर्क देखो, यानी कि 2 किलो वेट ही नहीं है। उसे बोला जाता है वेस्टेड होना। ये रेशियो देखी जाती है आपकी वेट टू हाइट, ये हाइट से देखी जाती है। अब हर हाइट का बच्चा किसी एक वेट का भी होना चाहिए ना, कुछ मिनिमम वेट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही लंबा है पर बिल्कुल ही हड्डियां निकली पड़ी हैं, उस हाइट का भी क्या फायदा रहा, फिर वो ग्रो नहीं कर पाया। बैलेंस दोनों साइड से मेंटेन रहना चाहिए ना। तो ये देखा जाता है वेट टू हाइट, कि किस हाइट पे पहुंच के कितना वेट हो रहा है। एक मिनिमम स्पेसिफाइड होता है ना कि कम से कम इतना होना चाहिए, अगर उससे कम वेट है उसे कहते हैं कि बच्चा वेस्टेड है। ये इंडिया की मॉल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर है। तो ये इंडिया में इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम ये खाना इतने सस्ते में दे रहे हैं, स्कूल्स में खाना दे रहे हैं, कहीं पे भी जहां पे भी हम अपनी पॉपुलेशन को बेहतर खिला पाए ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि खिला दें। वो इसी के कारण है। ठीक है, जब हम मेंस के कभी आंसर लिखेंगे मॉल न्यूट्रिशन के ऊपर, तब वेस्टिंग और स्टंटिंग जो ये वर्ड्स है ना, ये याद रखना। क्योंकि जब मेंस में आप ऐसे वर्ड्स को रेफर करोगे, एक्चुअली एग्जामिनर को पता है कि तुम्हें नॉलेज है कि मॉल न्यूट्रिशन क्या क्या कॉज करता है। इंडिया की जैसे वुमेन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वुमेन के लिए अलग स्कीम चल रही है। जैसे आपकी प्रेग्नेंट वुमेन को ना सरकार इस स्कीम के अंडर पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 6,000 रुपए भी देती है कि वो खरीद पाए जो उसे खरीदना। हम इतनी ज्यादा एफर्ट क्यों लगा रहे हैं हमारे वुमेन में? एक इंडिया के अंदर और ज्यादा प्रॉब्लम है, हमारे इंडिया में 50% से ज्यादा वुमेन में एनीमिक है। एनीमिक कौन होता है? जिनमें आयरन की कमी होती है। तो हमारे इंडिया में 50% वुमेन में आयरन की कमी है। तो हमें आयरन भी पूरा करना है। इसी कारण अगर तुम्हें याद हो, स्कूल में वो आयरन की गोलियां भी सरकार की तरफ से आती होती। ठीक है, दी होंगी, नहीं तो तुम्हारे स्कूल वाले खा के बताया नहीं अगला ने। ठीक है, सरकार की तरफ से आयरन की टैबलेट्स आती होती हैं हर साल। ठीक है, कि ये टैबलेट बच्चों को फीड करवाओ, वो इसीलिए ताकि आयरन की कमी पूरी हो सके। क्योंकि अगर आयरन की कमी होगी तो आगे प्रेगनेंसी और जो आगे बच्चा होगा उसकी भी हेल्थ पे असर आता है। तो हमारी पूरी पॉपुलेशन डिपेंडेंट है, इसी कारण ये सारी चीजें इसलिए सोची जा रही है। क्लियर है? तो अगर वैसे रफली देखा जाए तो ये 79% हमारी रूरल पॉपुलेशन को ये स्कीम कवर करती है और 64% अर्बन एरियाज को। ठीक है, तो रूरल एरिया में क्योंकि ऑब्वियसली पुअर कंसंट्रेशन ज्यादा है, हमारे इंडिया की ज्यादातर पॉपुलेशन ही रूरल एरिया में रहती है अर्बन एरिया से, तो ऑब्वियसली कंसंट्रेशन भी वहीं ज्यादा होगी। वहां पे कमाई की अपॉर्चुनिटी भी, एग्रीकल्चर ज्यादा जुड़ा हुआ है, जहाँ उससे लेबर जुड़ी हुई है, तो कमाइयां कम है, वो सब कुछ के कारण फर्क पड़ता है। ठीक है, और गवर्नमेंट का इसी कारण इस चीज के ऊपर फोकस है। ठीक है, और इसमें भी देखोगे चिल्ड्रन तक जो 6 से 14 साल तक ये स्कूल के अंडर कवर किए जाते हैं ना, मिड डे मील, 14 साल की उम्र तक सरकार खाना देती है उन्हें मिड डे मील में। ठीक है, तो ये सब कुछ। अब एक आपके ज्योग्राफी का करंट अफेयर है।
एक तो मैं आपको नेशनल हाईवेज की नंबरिंग बताता हूं कैसे की जाती है। देखो पहले क्या था, इंडिया में नेशनल हाईवेज है रैंडमली नंबर्ड थे, कोई जहां पे जो बनता गया उसे 1 2 3 4 करके हम नंबर देते रहे। पर ऐसे फिर बहुत ही पजलमेंट हो जाती है कि नेशनल हाईवे 1 कहीं घूम रहा है, ठीक है, 2 कहीं घूम रहा है, 3 कहीं है, 4 कहीं है, सारे अलग अलग हाईवेज अलग अलग जगह। तो हमने लॉन्ग टर्म में ना इनमें सिमेट्री क्रिएट करने की कोशिश की है। और सिमेट्री क्रिएट करने के लिए क्या कोशिश किया है हमने, एक तरह से इंडिया को एज अ बॉक्स इमेज में इमेजिन कर लिया। अब आपकी ओवरऑल नेशनल हाईवेज या तो नॉर्थ टू साउथ हो सकते हैं, ठीक है, या ईस्ट टू वेस्ट हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं बिल्कुल सीधे सीधे, ऑब्वियसली अगर कोई ऐसे जा रहा है हाईवे, एक तरह से कवर तो ये नॉर्थ टू साउथ कर रहा है ना, ऊपर को लेके जा रहा है तुम्हें ये हाईवे, एक नीचे को लेके आ रहा है इस तरीके से। तो आपका एक तरह से पूरे इंडिया को अगर मैं ग्रिड सिस्टम में इमेजिन कर लूं, तो अब इन्हें नंबरिंग करना आसान हो जाएगा। हमने क्या किया है, हमने नंबर ऑड यानी कि 1 3 5 7 इन नेशनल हाईवेज, और जो आपके इवन है, ठीक है, 2 4 6 8, इन्हें नंबर देना शुरू किया। जैसे कि जो इवन नंबर हैं वो शुरू होते हैं आपके ईस्ट साइड से, इंडिया की ईस्ट साइड से, और उन्हें नंबर मिला है, मतलब ये जो सीधी लाइनें हैं, ठीक है, जो आपकी ईस्ट साइड से शुरू होते हैं इन्हें हमने नंबर दिया है ऑड। यानी कि जैसे कि अगर ग्रिड में देखो, जो नॉर्थ टू साउथ हाईवे है, यानी कि जिसकी ओरिएंटेशन नॉर्थ टू साउथ है, ऊपर वाले ये नॉर्थ टू साउथ है, इन्हें मिला है ऑड नंबर, और ये शुरू होते हैं ईस्ट डायरेक्शन से। यानी कि यहां पे आपका आएगा, सॉरी इन्हें इवन नंबर मिला, सॉरी गलती से लिख दिया, इन्हें इवन नंबर मिला, गलती से ऑड लिख दिया, इन्हें इवन नंबर मिला। जैसे आपका यहाँ पे नेशनल हाईवे आएगा 4 2 4 6 8 10, ऐसे करते करते सारा इंडिया कवर कर जाएगा। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो ऑब्वियसली इंडिया का मैप इस तरीके से नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, तो मैं एक तरह से, और ये आपके अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स भी हैं, तो आपके यानी कि हाईवेज इस तरीके से, ये जो हाईवेज हैं इस डायरेक्शन में, इन सबको इवन नंबर दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट। यहां पे मतलब काउंटिंग यहां से शुरू होगी और यहां पे जाके खत्म होगी। जैसे नेशनल हाईवे 200 गुजरात में रफली 200 यहां पे पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरीके से। अब दूसरी साइड पे इंडिया में ये ग्रिड भी तो बनेगी, इन्हें नंबर दिया है हमने जो ईस्ट टू वेस्ट अलाइंड है, जो इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये वाले डायरेक्शन वाले, इन्हें हमने नंबर दिया है ऑड नंबर, और ये शुरू होते हैं नॉर्थ से। यानी कि जम्मू कश्मीर को जो हाईवे जाता है वो होगा NH1, ठीक है। दिल्ली से लेके जो श्रीनगर तक है नेशनल हाईवे 1 है, पर डायरेक्शन देखोगे ऐसे लेके जा रहा है ना, ये दिल्ली से ऊपर नहीं पड़ता, दिल्ली से वो दिल्ली इस साइड को, यूपी साइड को पड़ जाता है, वो इस साइड को पड़ गया, तो हाईवे इस साइड को ऐसे ट्रैवल कर रहा है, मतलब एक तरह से ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे एक हिल्स पड़ते हैं, कुथारन हिल्स, ये बेसिकली करंट अफेयर में थे। यहाँ पे टनल बन रही है और ये बहुत ही केरला के अंदर ये हिल्स हैं, ठीक है। बस एक तो ये हिल्स पता होनी चाहिए, दूसरा क्योंकि नेशनल हाईवे था तो मैंने आपको ये काउंटिंग का, कभी आपको करंट अफेयर बन सकता है तो काउंटिंग बतानी थी कि काउंटिंग कैसे की जाती है। जो नॉर्थ टू साउथ अलाइन होते हैं हाईवेज, इन्हें इवन नंबर दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम द ईस्ट।
वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जैसे भी हो, ये जो हाईवेज हैं ये डायरेक्शन वाले, इन्हें ऑड नंबर दिया जाता है स्टार्टिंग फ्रॉम दी नॉर्थ, यानी इसका नंबर आएगा 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके। क्लियर है? समझ आया इंडिया में ग्रिड सिस्टम कैसे फॉलो होता है नेशनल हाईवेज में की नंबरिंग में? हाँ, अरे वो तो वैसे एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? नहीं? तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स।